जैसे कि आयोग ने मेरा नंबर भी वायरल मेरा हो गया था। अच्छा। वो आयोग की तरफ से हुआ है या अनऑफिशियल हुआ है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो काफ़ी दूर-दूर से कॉल्स आए थे। अब तो मतलब जैसे रिश्ते भी आने लगे हैं शादी के। वेबसाइट बताना चाहेंगे फ्री में जो यूज़ किए थे आप, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल से हो, किसी तरह से? जैसे यूपीनिडा.com है, उसको हुँ, मैंने फ़ॉलो किया था। हुँ, यूपी टूरिज़्म टूरिज़्म की साइट है, उसको फ़ॉलो किया था। हुँ, नीति आयोग की साइट है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। पीआईबी को फ़ॉलो किया। आप डायग्राम्स बनाएँगे, कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, हुँ, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक डिश है आपकी, हुँ, अगर डिश ही खराब बनी है, तो उस पर कितनी गार्निशिंग कर लेंगे आप, हुँ, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। पढ़ाई में एवरेज टाइप की स्टूडेंट ही था मैं 9th क्लास तक। 10th में मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट की, तो 10th हुँ। में मैं स्कूल टॉपर था और 12th क्लास में भी मैं जिला टॉपर रहा हूँ। क्या तो बात है! उसके बाद हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल और एक अलग लेवल की होने वाली है। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ गुप्ता सर, जो कि यूपी पीसीएस में जो ड्रीम जॉब होती है एसडीएम की, उसमें भी टॉप की रैंक आई है फर्स्ट। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही है और साथ ही जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, उनके लिए क्या मैसेज है, चाहे 2025 के हो, 26 के हो या फिर आने वाले किसी भी ईयर के लिए। सर, सबसे पहले आपका कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो एक मच। ड्रीम पोस्ट में भी आपने टॉप रैंक हासिल की। फीलिंग सर एक बार ज़ाहिर करें कि एक एस्पिरेंट से जब इस लेवल की अचीवमेंट मिली आपको, क्या चल रहा है? काफ़ी अच्छा लगा था जब सिलेक्शन हुआ था। सबकी हुँ, ड्रीम होती है कि पीडीएफ में नाम आना हाँ, और मेरा तो पीडीएफ में नाम भी सबसे ऊपर आया था और ड्रीम पोस्ट पर आया था जैसे कि आपने बताया हाँ। कि एसडीएम बनना मतलब हर पीसीएस एस्पिरेंट के लिए एक ड्रीम होता है और उसमें रैंक 1 बनना तो एकदम ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए हुआ। तो काफ़ी अच्छा और गौरवान्वित महसूस मैं कर रहा हूँ। ओके, उस दिन की बात करते हैं जब आपका रिज़ल्ट आता है और पहले कैसे स्टार्ट करते हैं आप देखना? कौन देखा आपका रिज़ल्ट? आप देखे, आपके दोस्त देखे? जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था, तो सुबह से ही टेलीग्राम चैनल्स पर स्पेकुलेशंस चल रही थी कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। तो हुँ, सुबह से ही थोड़ा स्ट्रेस था कि रिज़ल्ट में क्या रहेगा। हाँ, हालाँकि पहले मैं सिलेक्टेड था तो लेकिन फिर भी था कि आगे अच्छी पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये स्ट्रेस था। हुँ, उसके बाद फिर शाम जैसे ही आई तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। हाँ, कि रिज़ल्ट की थोड़ी एंग्ज़ायटी थी तो उनसे थोड़ी बात वगैरह करने, लेकिन वो भी मेरे रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे थे। तो अचानक लगभग 8:30 बजे मेरे बैचमेट का मुझे कॉल आता है, हाँ, रत्नेश भाई है उनका कॉल आया मुझे कि सिद्धार्थ तूने टॉप किया है। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने जब पीडीएफ खोली तो मुझे पता लगा कि पीडीएफ में सबसे ऊपर नाम मेरा था, डिप्टी कलेक्टर में रैंक 1 सिद्धार्थ गुप्ता। तो किसको मुझे कॉल किया आपने पहला? उसके बाद मैंने कॉल किया अपने पापा को कॉल किया था हुँ, कि मेरा रैंक 1 आया है, पूरा यूपी मैंने टॉप किया है। हुँ, तो उसके बाद फिर पापा ने सब जगह कॉल किया, मैंने भी कॉल किया, मेरे पास कॉल्स आने लगे। हुँ। तो फिर वो बधाइयों का सिलसिला जारी हो गया और मैं घर गया तो एक सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग थी, काफ़ी मीडिया थी वहाँ पर, मेरे हाँ, फ्रेंड्स थे, फादर के फ्रेंड्स भी थे, हुँ। पड़ोसी थे, तो सब बहुत मतलब एक हर्षोल्लास का माहौल एकदम बन गया। ओके, ऑलमोस्ट सारे लोग आपको जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो जान जान ही गए होंगे आपको। फिर भी कुछ अपने बारे में बेसिक जानकारी दें कि आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है, अटेम्प्ट क्या रहा है, वो सारी चीज़ें। मीडियम। मैं सहारनपुर ज़िले के देवबंद तहसील में पला-बड़ा हूँ, वहीं पर ही मेरी एजुकेशन हुई है। ददून वैली पब्लिक स्कूल से मैंने 10th और 12th की है। हुँ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से की है। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रेज़ेंट हैं। हाँ, तो यहाँ के हंसराज कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स की है हुँ, और उसके बाद मैंने आईआईटी मद्रास में मेरा सिलेक्शन हुआ था एमएससी के लिए, लेकिन मैंने वो ड्रॉप किया था और फिर मैंने यूपीएससी की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और 2018 से मैंने लगभग स्टार्ट किया था, 2018 के नवंबर से। हुँ, और फिर 2020 में मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा मेरा प्री क्लियर हुआ था, हुँ, मेंस में क्लियर नहीं कर पाया था। हुँ, उसके बाद 2021 में फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू में रह गया था। हुँ, 2022 में फिर मैंने यूपीएससी भी दिया और यूपी पीसीएस भी दिया। यूपीएससी में मेरा प्री हुआ, यूपी पीसीएस में भी प्री हुआ। मेंस मेरा यूपीएससी में नहीं हो पाया और पीसीएस में मेरा मेंस और इंटरव्यू दोनों हुआ। हुँ, मुझे नायब तहसीलदार का पद उस साल मिला। उसके बाद फिर मैंने 2023 में भी अटेम्प्ट दिया कि मैं डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के लिए अप्लाई करा था, हुँ, हुँ। तो उसमें फिर मेरा इस बार रैंक 1 आया है डिप्टी कलेक्टर में। सर, आपके उस मोमेंट की बात करते हैं जब आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से स्विच करते हैं अपने प्रिपरेशन की तरफ, सिविल सर्विस की तरफ। तो सर वो मोमेंट बताएँ कि आपका क्या रहा है? क्या सोच के आपने सिविल सर्विस की तरफ है? ये कोई घटना रही है या फिर एक लंबा प्रोसीजर रहा है कि आपको सिविल सर्विस में आना ही था? एक लंबा प्रोसीजर ही था, बचपन से मेरा ड्रीम था हुँ, कि मैं एक सिविल सेवक बनूँ। हुँ, स्कूल में भी जब एसडीएम सर आते थे तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता था उनको देखकर। ओके। इतनी समझ नहीं थी तब कि सिविल सेवक क्या होता है, बट फिर भी एक मोटिवेशन तब रहता था। हुँ, उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आया तो यहाँ पर भी अपने साथियों को प्रिपेयर करते देखा, इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जाना, हुँ, तो काफ़ी तब मोटिवेशन फ़ील होता था। फिर मैंने अपना
जो मेन एम है कि हुँ, मुझे ये तैयारी क्यों करनी है, फिर मैंने वो पाया क्योंकि मुझे अपने एरिया के यूथ को इंस्पायर करना था। हुँ, हमारी तरफ मतलब ज़्यादा सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते हैं, सहारनपुर ज़िले में, मुज़फ्फरनगर ज़िले में। हुँ, तो वहाँ के यूथ को मुझे इंस्पायर करना था और काफ़ी अब लोग मेरे पास कॉल्स भी आते हैं उनके हुँ, कि वो मेरे से प्रेरणा लेकर अब तैयारी स्टार्ट की है। हुँ, हुँ, और एक ये था कि एक वेल प्रोफाइल्ड जॉब है, काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड जॉब है, हुँ। सैटिस्फैक्शन काफ़ी रहती है और फिर सरकारी नौकरी है तो मतलब उसमें भी टॉप लेवल की नौकरी है, तो हाँ। इसकी ये मोटिवेशन मेरे लिए थी। इस वीडियो को थोड़ा-सा डिटेल में बनाऊँगा, सर की जो जर्नी रही है, वो भी इसमें कवर होगी ज़्यादातर और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बुक लिस्ट क्या फ़ॉलो किया, नोट्स कैसे बनाया, एनसीईआरटी ज़रूरी है, नहीं है, कोचिंग है, नहीं है, ये जितने भी कॉमन डाउट्स होते हैं आपके मन में, सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते चलिएगा। साथ ही सर के लिए विशेष भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सर आपके थोड़े-से डेली रूटीन के ऊपर आते हैं। एसडीएम बनना उ उसमें भी एक टॉप रैंक, तो इसके लिए आपका डेली रूटीन क्या रहा है? क्या फ़ॉलो करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? क्या रहता था रूटीन? जब नायब तहसीलदार पर सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले मैं लगभग 10 घंटे के आसपास 9 या 10 घंटे डेली पढ़ता था ओके। और मैंने लाइब्रेरी जॉइन की हुई थी। मैं दिल्ली से ही रहकर तैयारी कर रहा था। हुँ, हुँ। तो लाइब्रेरी में मेरा रूटीन ये रहता था, लगभग मैं सुबह 11 बजे लाइब्रेरी जाता था, मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था। अच्छा। तो सुबह लाइब्रेरी जाता था और दिन में लगभग 4 से 5 घंटे दिन में अपने निकालता था। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर 10 बजे के बाद मैं रात में लाइब्रेरी बैठता था हुँ। और 4 से 5 घंटे ही फिर मैं रात में लाइब्रेरी में पढ़ता था। ओके। तो रात में मेरा शेड्यूल था। उसके बाद जब नायब तहसीलदार बन गया तो उसके बाद ट्रेनिंग में मैं गया, तो हुँ। ट्रेनिंग में काफ़ी कम टाइम मिल पाता था। तो जितना टाइम मुझे मिला उतने में मैंने पढ़ाई की और जैसे क्लासेस के बीच में पढ़ लेता था, रास्ते में मतलब अपनी पढ़ाई कर ली, यूट्यूब वीडियोज़ देख ली, उसके थ्रू मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। मतलब नंबर 1 पे आने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल आपने नहीं किया, जो लोग सोचते हैं कि यार रैंक फर्स्ट आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वाक़ई है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ अलग करना पड़ता है। क्या ये मिथ है या फिर एक्चुअल में है? ये एक मिथ ही है, कुछ अलग करना है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और वही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ मैं मानता हूँ, हुँ, कि आप डेली डिसिप्लिन के साथ अपना पढ़ाई करें, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपको कोई कहे कि आपको 10 दिन पढ़ना है और 18-18 घंटे पढ़ना है, हुँ। तो वो कोई भी कर सकता है। लेकिन आपको कोई ये बोले कि आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल डेली 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है, कंटिन्यूटी के तो वो साथ। कंटिन्यूटी जो चीज़ है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि यही मेरे लिए स्पेशल रहा कि मैं कंटिन्यू था, रेगुलर अपने बेसिस पर पढ़ाई करता था। तो यही मेरे लिए मैं स्पेशल चीज़ मानता हूँ। बचपन में ब्रिलिएंट स्टूडेंट रहे हैं तब ये अचीवमेंट मिली है या फिर न एवरेज रहे हैं, क्या रहे हैं? पढ़ाई में एवरेज टाइप की स्टूडेंट ही था मैं 9th क्लास तक। 10th में मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट की, तो 10th हुँ, में मैं स्कूल टॉपर था और 12th क्लास में भी मैं जिला टॉपर रहा हूँ। क्या तो बात है! उसके बाद मतलब करियर में मैंने अपने अच्छा करना स्टार्ट किया था। तो क्या ये कुछ ऐसे भी दोस्त आपके हैं जो कि एवरेज से भी बिलो रहे हैं और वो एक अच्छी पोस्ट पाए हैं? कुछ ऐसे भी रहे हैं क्योंकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका हाई स्कूल या इंटर में, ग्रेजुएशन में परसेंटेज बहुत कम होगा। उनको आस-पास के लोग बोलते हैं कि भाई तुम इस साइड में मत जाओ क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग फील्ड हो जाता है। उनके लिए क्या मैसेज है? क्या पॉसिबिलिटी है कि वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं? इस एग्ज़ाम में मेरा मानना है कि 10th के 12th के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। हुँ, आपका हार्ड वर्क है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैटर करती है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। एक आईपीएस हैं, वो भी काफ़ी मतलब एवरेज स्टूडेंट थे अपने स्कूल में, लेकिन हुँ, उन्होंने मेहनत की। हुँ, हिंदी मीडियम से वो पढ़े हुए थे, उसके बाद भी इंग्लिश मीडियम से उन्होंने एग्ज़ाम दिया। हुँ, तो लैंग्वेज भी अपनी चेंज की उन्होंने। हुँ, तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी उनकी है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10th और 12th में ब्रिलियंट रहना है या ग्रेजुएशन में भी किसी टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन करनी है, हाँ, अच्छे स्कोर करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ। आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आप कितना इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, वही ज़रूरी है। दोस्त मेरे दोनों तरह के थे, जो स्कूल के दोस्त थे उनके साथ मौज-मस्ती करता था, कॉलेज के दोस्त थे, हुँ, उनके साथ भी मौज-मस्ती रहती थी। हुँ, कुछ प्रिपरेशन के साथी भी थे, उनमें बहुत सारे सिलेक्ट भी हो चुके हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, मतलब यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, हाँ, यूपी पीसीएस में एसडीएम रैंक है, डीएसपी रैंक है हुँ, और यूपीएससी में भी कुछ लोग आईएएस भी हैं, आईपीएस भी है, आईआरएस है। हाँ, तो काफ़ी मतलब डाइवर्सिफ़ाइड मेरे फ्रेंड्स थे। तो जब मौज-मस्ती का टाइम होता था तो स्कूल वाले दोस्तों से बात कर ली हाँ, और जब कुछ मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो जो प्रिपरेशन के मेरे साथी थे उनसे बात कर लेता था। ऐसे ही टेलीग्राम चैनल भी था हमारा, हाँ, एक पीटीईएफ के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया था। ओके। लगभग 50 लोग हैं उसमें, सब ब्रिलियंट माइंड्स हैं, सब अच्छी जगह तो वो लिंक सिलेक्टेड है। मैं डाल दूँ? हाँ, आप लिंक आप डाल दे सकते दीजिएगा हैं मुझे आप और आप मेरे चैनल का भी लिंक इस पर डाल सकते बिल्कुल, हैं। आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई सिविल सर्विस की तरफ है या पहले कैंडिडेट आप हैं जो अपने घर से भी और आस-पास से हैं? क्या है? हाँ, मैं अपने घर से भी और आस-पास से भी पहले ही कैंडिडेट हूँ जो एसडीएम बना हूँ। इससे पहले मतलब मेरी फैमिली बिज़नेस में ही है, हुँ, तो कोई दूर-दूर तक भी आई थिंक सरकारी नौकरी में भी नहीं है।
ओके, तो बिजनेस फैमिली है मेरी प्रॉपर, तो एसडीएम में ही बना हूँ मतलब अपनी फैमिली में। ठीक है। अब आप जो देखने आए हैं सर की प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर अब डिटेल्ड बात करते हैं। तो सर सब्जेक्ट वाइज़ आप बात करिए क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत क्लियर आपने रखा होगा चीज़ें तभी इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है। तो आप डिटेल सब्जेक्ट वाइज़ बात करिएगा कि कोर बुक्स जो हैं उनके साथ सप्लीमेंट क्या-क्या रहे हैं? डिटेल। कोर बुक्स आप देख सकते हैं जो नॉर्मल टॉपर्स फॉलो करते हैं, सब टॉपर्स फॉलो करते हैं, वही मैंने फॉलो की थी। ठीक है। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था। हुँ, पीसीएस प्रीलिम्स में घटना चक्र एक तरह से रामबाण है उस चीज़ के लिए। हुँ, तो आप घटना चक्र फॉलो करेंगे तो आपका प्रीलिम्स मतलब एक केक वॉक बन जाएगा। हुँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखें, आई दृष्टि से करंट अफेयर्स कर लें, हुँ, हुँ, और सीसेट का पेपर के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख सकते हैं, उसके थ्रू आपका सीसेट भी क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए फिर जीएस 1 का पेपर आता है, उसमें मैंने एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया था हिस्ट्री के लिए। हुँ, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज़ को मैंने फॉलो किया था, हुँ, और स्पेक्ट्रम की बुक जो आती है उसको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो किया था। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की बुक को किया था, और जो एक फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है उसको किया था। हुँ, ऐसी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने प्रधानमंत्री सीरीज देखी थी, हुँ, जो एबीपी न्यूज़ की है, वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको इंटरेस्टिंग भी काफ़ी लगेगी। हुँ, और इसके साथ-साथ मैंने और जो सोसाइटी है उसमें भी एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया था, हुँ, राउज़ आईएएस कंपास को फॉलो किया था। जीएस 2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की थी, मेंस 365 की थी। गवर्नेंस के लिए मैंने विज़न का मटेरियल फॉलो किया था। आईआर के लिए न्यूज़पेपर फॉलो किया था, और जो राउज़ कंपास है उसको फॉलो किया था। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी मैंने जीएस 3 में इकोनॉमिक्स में राउज़ कंपास फॉलो किया था। सिक्योरिटी के लिए भी मेंस 365 को फॉलो किया था। साइंस एंड टेक के लिए मेंस 365, और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक को फॉलो किया था। ऐसे ही फिर एथिक्स में मैंने बाजीराम की येलो बुक को फॉलो किया था, और राउस आईएएस कंपास को फॉलो किया था। और जो जीएस 5 और 6 के जो पेपर सेट हुए हैं उनके लिए मैंने ओनली आईएएस की बुकलेट, दृष्टि आईएएस और राकेश सारस्वत की बुक को फॉलो किया था, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट साइट्स को मैं यूपी के लिए फॉलो करता आया था। और हिंदी का एक पेपर आता है, हिंदी के पेपर के लिए मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनको मैंने किया था। ओके, कभी आपके मन में ये आया कभी क्या मतलब मुझे लगता है कि आपने किया ही होगा, जितने भी आंसर राइटिंग लोगों ने की, आपका ये लिख के ही पास करने वाला एग्ज़ाम है, आप जब तक एक बेस्ट आंसर नहीं लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए जो वैल्यू एडिशन लोग करते हैं, कि आपकी एक प्रॉपर जो आपका आंसर है, कैसे स्टार्ट किया आपने, आपकी फ्रेमिंग क्या होती थी, जो सवा सौ वर्ड्स के होते हैं? फ्रेमिंग जैसे इंट्रोडक्शन में आप कोई गवर्नमेंट डेटा दे सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में मैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देता था। हुँ, पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आया है तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दे सकते हैं, हुँ, या कुछ रिपोर्ट है उसके बारे में दे सकते हैं। हुँ, और ऐसे ही जो आईआर में है, किसी कंट्री के साथ हम इंटरनेशनल रिलेशंस है तो उसके साथ ट्रेड दे सकते हैं, हुँ, या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो उनको दे सकते हैं। ऐसी बॉडी में मेन इश्यूज देता था मैं। जैसे हिस्ट्री की बॉडी है तो किसी पर्सनैलिटी के रोल पर पूछा गया तो उस पर्सनैलिटी के रोल के बारे में बता दिया। हुँ, और ऐसे ही एथिक्स में कुछ पूछा गया तो एथिक्स में एग्जांपल्स के साथ आप बॉडी को दे सकते हैं। हुँ। तो कंक्लूजन में भी यही था, कंक्लूजन एक पॉजिटिव एंड पर कंक्लूड करें। कुछ प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी आप बना लें, ताकि एग्जाम में मतलब आपको अगर वो टॉपिक मिलता है तो उस पर वो इंट्रो या कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। इससे एग्जाम को मतलब एग्जाम टाइम से कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है, हुँ, और एक फैंसी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन आपको मिल जाता है। वैल्यू एडिशन के लिए गवर्नमेंट जो डेटा है उसको हुँ। ज़्यादा फॉलो करे, और जो साइट्स है इम्पोर्टेंट, जैसे वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है, यूएनईपी की रिपोर्ट है, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन में आपको लगता है कि अगर 2 या 3 डायग्राम हम बनाते हैं तो नंबर कट होता है? या फिर पैराग्राफ वाइज़ अगर लिखते हैं तो हमारा नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं होता है? या बुलेट पॉइंट वाइज़ लिखना है, क्या करना है? मैं ऐसे बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करता था, हुँ, लेकिन मेरा मानना है कि कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डायग्राम्स बनाएँगे, कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, हुँ, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एक डिश है आपकी, हुँ, अगर डिश ही खराब बनी है तो उस पर कितनी गार्निशिंग कर लेंगे आप, हुँ, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यही मेरा मानना है कि कंटेंट सुप्रीम है। जितना आपका अच्छा कंटेंट होगा, तभी डायग्राम्स अच्छे लगेंगे, और हुँ, जो बुलेट पॉइंट्स है या पैराग्राफ है, जो जैसे भी आप लिखना चाहें, जिसमें कम्फर्ट हो, हुँ। उसमें ही अच्छा रहेगा। तो कंटेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। ठीक है, सर एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत लोगों की ये डाउट्स है कि पहले यूपी स्पेशल कंप्लीट करें या फिर जीएस का पोर्शन कंप्लीट करें या फिर कुछ मेंस और प्री के कुछ ओवरलैप करते हैं सिलेबस, उनको लेके आगे बढ़ें। क्या आपकी क्या फॉर्मेटिंग रही है? इसको कैसे देखते हैं? मैंने यही देखा है कि लोग ना हुँ, या तो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं या केवल मेंस की।
लेकिन थ्रू आउट द ईयर आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। हुँ। और जैसे कि आपने बताया कि यूपी की पहले प्रिपरेशन करनी है जीएस 1, 2, 3, 4 की, हुँ, हुँ। तो मैं कहूँगा कि जीएस 1, 2, 3, 4 आप पहले तैयार कर लें, हुँ, क्योंकि उनसे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे आपके। और फिर जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स होंगे, हुँ, तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स में आप जो यूपी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, हुँ। वो ऐड कर देंगे। कांसेप्ट आपके जीएस 1, 2, 3, 4 से ही क्लियर हो जाएँगे सब, और वही बेसिक फंडे हैं जो यूपी स्पेशल पेपर में भी आपको लगाने हैं। बाकी थोड़ा फैक्ट्स यूपी स्पेशल आपको ऐड करने हैं उन पेपर्स में। कुछ आप वेबसाइट बताना चाहेंगे फ्री में जो यूज़ किए थे आप, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल से हो, किसी तरह से? जैसे यूपीनिडा.com है, उसको हुँ, मैंने फ़ॉलो किया था। हुँ, यूपी टूरिज़्म टूरिज़्म की साइट है, उसको फ़ॉलो किया था। हुँ, नीति आयोग की साइट है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। पीआईबी को फ़ॉलो किया था। हुँ, यूपी.gov.nic.in है, उसको हुँ, मैंने फ़ॉलो किया था। हुँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इंस्टाग्राम पेज है, उसको हुँ, फ़ॉलो किया था। हुँ, प्रधानमंत्री जी का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पेज है, उसको फ़ॉलो किया था। हुँ। न्यूज़पेपर में भी जो गवर्नमेंट आर्टिकल्स आते हैं या गवर्नमेंट से के एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। वो डेटा ऐड ऑन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके, कोई ऐसी बात जो एक टॉपर इन एस्पिरेंट को बताना चाह रहे हैं जिनका क्लियर नहीं हो पा रहा, 2-3 बार दिए, उनका मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहा है, या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि इस बार कुछ लोग रैंक इम्प्रूव करने के लिए भी बैठेंगे, और जो 3-4 बार दिए हैं, उनके पास नॉलेज गैप है नहीं, वो भी इस बार अच्छा देने वाले हैं। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, वो डरा है इस बात से कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे लोगों से मैं कैसे कॉम्पिटिट करूँगा? उनके लिए क्या मैसेज है और कैसे अपनी तैयारी को आगे लेके चलें? फर्स्ट टाइम वालों को मैं यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम लेवल प्लेइंग फ़ील्ड प्रोवाइड करता है। हुँ, जैसे मैंने भी सिलेक्शन के बाद दोबारा एग्ज़ाम क्लियर किया है, हाँ, लेकिन मेहनत उसके लिए उतनी ही लगती है आपको। प्रीलिम्स ही बहुत अनसर्टेन है, तो प्रीलिम्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस में भी किस टाइप की मार्किंग होती है, हुँ, तो वो मेहनत मतलब बराबर करनी पड़ती है। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में भी लोग क्लियर करते हैं, जैसे मैंने ही फर्स्ट टाइम में नायब तहसीलदार में बना था, हुँ, तो फर्स्ट टाइम में भी निकालते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। हुँ, इस चीज़ से मत डरिए कि कॉम्पिटिशन इतना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, कभी वो भी फर्स्ट टाइम उनका भी था, जो हुँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। हुँ, तो हुँ, आपको इस चीज़ से नहीं डरना है कि मेरा फर्स्ट टाइम पे है तो एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा। हुँ। एग्ज़ाम बिल्कुल पॉसिबल है फर्स्ट टाइम में भी क्लियर करना। तो आपके नोट्स कैसे रहे सर? नोट्स के सोर्स क्या रहे? एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक या फिर सप्लीमेंट उसमें क्या-क्या ऐड किया? वो भी नोट्स पहली रीडिंग वाले होते थे या फिर 3-4 रीडिंग के बाद आपने नोट्स बनाए? 3-4 रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाए थे। शुरू में तो सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, तो पता ही नहीं रहता है कि क्या लिखना है, क्या नहीं। हाँ, तो 3-4 रीडिंग के बाद मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स मैंने हिस्ट्री के बना रखे हैं एनसीईआरटीज़ के, हाँ, और स्पेक्ट्रम के नोट्स हैं मेरे पास। हुँ, नितिन सिंघानिया के मैंने नोट्स बनाए हैं, एथिक्स के नोट्स बनाए हुए हैं, हुँ, और शंकर आईएएस के मेरे पास नोट्स हैं। बाकी जो मेंस 365 है, उसके सारे नोट्स मेरे पास हैं। हुँ, कि जो पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की है, हुँ, उनके सब नोट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ के नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे उनके, हुँ। और डिटेल्ड नोट्स भी थे। स्टार्टिंग में डिटेल्ड नोट्स बनाए थे, बाद में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और वैल्यू एडिशन भी मैंने उन्हीं बुक से किया था। जैसे मेंस 365 है विज़न की, हुँ, उसमें काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन आपको मिल जाएगा, एग्ज़ाम्पल्स, डेटा, कोड्स वगैरह हाँ, सब हाँ। कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, सर कुछ आपके मन की बात कहना चाह रहे हैं उन एस्पिरेंट के लिए जो 24 या 25-26 को टारगेट करने वाले हैं। अब तक के एक्सपीरियंस के आधार पे लगता है कि जहाँ पे लोग यूपी पीएससी में आने से पहले कुछ गलतियाँ करते हैं, या वो लास्ट टाइम हो एग्ज़ाम का, या फिर मिड टाइम हो या स्टार्टिंग टाइम हो। गलतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी गलती मैं यही देखता हूँ कि लोग को लैक ऑफ गाइडेंस है। बिना गाइडेंस के वो तैयारी शुरू कर देते हैं। हुँ, एक किसी डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं, डायरेक्शनलेस उनकी तैयारी रहती है। हुँ, या तो लोग प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन करते रहते हैं, आंसर राइटिंग करते नहीं है। उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर होता है तो वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो पहले ऑप्शनल भी बाद में डिसाइड करते थे। हाँ, तो ये काफ़ी इश्यू रहता है। आपको मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले ही ज़्यादातर अपनी कर लेनी चाहिए। लगभग 80 से 90% तैयारी आपकी मेंस की प्रीलिम्स से पहले होनी चाहिए। हुँ, तभी आप लगभग सिलेक्शन ले पाएँगे या इंटरव्यू आपका कॉल आएगा। तो मेंस की तैयारी आप करें, आंसर राइटिंग खूब करें। हुँ। जितने आप आंसर्स लिखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। आपने कितने लगभग आंसर लिखे होंगे? लगभग मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में 100 टेस्ट के आस-पास अपने लिखे होंगे, जो 100 फुल लेंथ टेस्ट है। हुँ। तो आप उनको मान लो 2000 के आस-पास क्वेश्चन्स थे, और 500 से 600 मैंने इंडिविजुअल जो अपनी आंसर राइटिंग डेली करता था, उसमें लिखे होंगे। सर प्री के कुछ आप मॉक टेस्ट बताएँ कि मॉक टेस्ट वर्सेस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हमें सबको पता है कि पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू को कैसे देखना है? वो जो 3 ऑप्शंस आपके गलत होते हैं, उनको 365 जो हम लोग वहाँ से कंटेंट लेते हैं, उसको कैसे देखना है? जो पीवाईक्यूज़ हैं आपके, वही आपको एज़ अ मॉक देने हैं।
पीवाईक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे टॉपिक्स का पता लगता है कि किन टॉपिक्स पर आयोग फोकस कर रहा है। हुँ। तो और जो पीवाईक्यूज को आप सोल्व करें, तो उनमें चारों ऑप्शंस को देखें कि चारों ऑप्शंस में क्या-क्या लिखा है, कि उनका क्या मीनिंग है, क्यों वो ऑप्शंस गलत है और कौन-सा जो आपका आंसर है, हुँ। वो ठीक है। इससे एक पैटर्न भी पता लगेगा कि किस टाइप के आंसर्स यूपीपीसीएस में ज़्यादातर होते हैं। जैसे 2 स्टेटमेंट वाले फैक्ट्स जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैंने देखा है कि दोनों स्टेटमेंट जनरली ठीक होते हैं। हुँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देख लें। मैच पार्ट्स के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको देख लें। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप DEA के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जीएस-वर्ल्ड के, दृष्टि के मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी डिटेल इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे साथ रैंक फर्स्ट है और जितनी भी कॉमन्स डाउट हैं, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, लेकिन एक वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको मिल रहा होगा क्योंकि आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए कि एक टॉपर वो भी फर्स्ट रैंकर किस लेवल पे सोचते हैं और क्या करते हैं। इसलिए वीडियो डिटेलिंग हो रही है। वीडियो लाइक करते चले, साथ ही अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो मुझसे, वो भी कमेंट करें ताकि मैं किसी अगले टॉपर से वो चीज़ें पूछता चलूँ। तो सर फैमिली बैकग्राउंड में जब आपने कभी उम्मीद किया था कि इस लेवल की जब अचीवमेंट मिलेगी, तो किस तरह के लोग आपको फ़ोन किए, आपके पिताजी से कैसे-कैसे लोग मिलने आए? कभी उम्मीद थी ऐसे लोगों से मिलने की? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, काफ़ी दूर-दूर से कॉल आए थे, जैसे कि आयोग ने मेरा नंबर भी वायरल मेरा हो गया था। अच्छा। वो आयोग की तरफ से हुआ है या अनऑफिशियल हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो काफ़ी दूर-दूर से कॉल्स आए थे। अब तो मतलब जैसे रिश्ते भी आने लगे हैं शादी के, हाँ। तो पिताजी के पास बहुत दूर-दूर से कॉल्स आते थे। अभी भी आ रहे हैं, बहुत दूर से लोग भी मिलने आ रहे हैं। कुछ लोग मतलब आउट ऑफ अफेक्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों को मतलब बहुत खुशी है, इसलिए मिलने आ रहे तो हैं, तो शादी का काफ़ी। प्लान? शादी का भी कोई प्लान नहीं है, अभी तो 2-3 साल में पढ़ाई में ही अपनी अच्छा, लगूँगा। अभी यूपीएससी की तरफ आगे जी, जाना है। हाँ जी, बिल्कुल। भाई-बहन में आप कितने? 2 बहनें हैं मेरी, हुँ। दोनों मैरिड हैं, दिल्ली में रहती हैं। एक दीदी मेरी डेंटिस्ट है और एक हाउसवाइफ ही है। ओके, होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय। कोई अगर क्वेश्चन होगा, सर से जानना होगा, आपको इनका टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, साथ ही सर का चैनल भी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय एंड थैंक यू सर।